नमस्कार दोस्तों। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर अपने पड़ोसी देश पोलैंड को इन्वेड करता है, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। दुनिया का सबसे खौफनाक युद्ध, इसमें करोड़ों लोगों की हत्या होती है, लाखों ज्यूइश लोगों को मारा जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। इन लाखों में से एक ज्यूइश परिवार था साइमन इवानोविच जेलेंस्की का। ये एक यंग लड़का था जिसके तीनों भाई होलोकॉस्ट में मारे जाते हैं। इसके पिता की भी मौत हो जाती है होलोकॉस्ट। अपने आधे परिवार को मरता देख इवानोविच जेलेंस्की फैसला करता है कि वो हिटलर के खिलाफ लड़ेगा। रेड आर्मी में अपने आप को भर्ती करा लेता है सोवियत यूनियन की। सालों के युद्ध के बाद रेड आर्मी एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर फाइनली हिटलर को हरा देती है 1945 में। 57 गार्ड्स मोटर राइफल डिवीजन के सिपाही इवानोविच जेलेंस्की भी इस जीत का हिस्सा है। वो जिंदा बच जाते हैं। आगे चलकर 25 जनवरी 1978 में उनके पोते वोलोडिमीर जेलेंस्की का जन्म होता है। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का काफी शौक है, तो 17 साल की उम्र पे ये कॉमेडी में अपना एक करियर बनाते हैं और एक्टर और कॉमेडियन बन जाते हैं। इवानोविच के ग्रैंडसन वोलोडिमीर के लिए जमाना बहुत अलग था। इन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा था अपने आप से, लेकिन इन्होंने करप्शन जरूर देखी। अपने देश में करप्शन से परेशान होकर इन्होंने सोचा कि अब ये पॉलिटिकल करियर अपनाएंगे और देश को करप्शन से साफ करेंगे। 2019 में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ते हैं और सक्सेसफुली जीत जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड 2022, इतिहास एक ऐसा मोड़ ले लेता है कि युद्ध फिर से जेलेंस्की परिवार के दरवाजे पर खटखटाता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमीर जेलेंस्की टारगेट नंबर 1 है पुतिन का, और इनका परिवार टारगेट नंबर 2। रशियन फोर्सेस को कहा गया है कि इन्हें जाकर असैसिनेट किया जाए। एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन का यहां पर मकसद है यूक्रेनियन सरकार को ओवरथ्रो करना और अपनी एक पपिट सरकार बनाना यूक्रेन में, यानी एक नई सरकार एस्टैब्लिश करना जो पुतिन के इशारों पर नाचेगी। इस खतरे के बीच कई लोगों को लगा था कि जेलेंस्की अपना देश छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अपना देश छोड़कर भागे थे जब तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। जेलेंस्की ने अपना देश नहीं छोड़ा, बल्कि सामने खड़े होकर बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला यह भाषण दिया। Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. इन्वेजन शुरू होते वक्त ना सिर्फ इन्होंने अपने देशवासियों को एड्रेस किया, बल्कि इन्होंने रशियन भाषा में भी बात करी, रशियन लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी। इन्होंने बताया कि इनकी कोई दुश्मनी नहीं है रशियंस के साथ। यहां पर पुतिन लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन का बिकाऊ मीडिया रशियन लोगों को गुमराह कर रहा है कि यहां पर यूक्रेनियंस ने कुछ हमला किया हो। यूक्रेनियन लोग, यूक्रेनियन आर्मी अपने डिफेंस में काम कर रही है, अपने देश में शांति से बैठी हुई है। उनकी तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन नहीं हुआ है। यहां पर सिर्फ पुतिन इन्वेजन कर रहा है। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Vladimir Putin just does not think that Ukraine is a state, and he has convinced himself that it is his role to reconstitute what he considers to be historical Russia, including Ukraine. रशिया को इन्वेजन लॉन्च किए 2 दिन हो चुके हैं। इस वीडियो को मैं बनाने लग रहा हूं 25 फरवरी की रात को। चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेटस अपडेट आप इस नक्शे में देख सकते हैं। ये यूक्रेन का नक्शा है। येलो कलर वो एरिया है जो यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में है। जो रेड कलर है इस नक्शे पर वो रशियन फोर्सेज हैं जो 3 दिशाओं से आगे बढ़ रही हैं। रेड कलर का एरिया ऑलरेडी रशियन मिलिट्री के कंट्रोल में आ चुका है। जो येलो डॉट्स आप इस मैप पर देख रहे हैं
वो सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पर बम गिराए गए हैं या फिर हमले किए गए हैं रशियन एयरफोर्स के द्वारा। ये मोस्टली मिलिट्री पॉइंट्स पर किए गए हैं जहां पर हथियार रखे थे यूक्रेनियन आर्मी के, लेकिन कुछ सिविलियन घर भी डिस्ट्रॉय हुए हैं और सिविलियन लोगों की भी मौतें हुई हैं। अभी तक रिपोर्ट किया गया है कि 135 यूक्रेनियंस अपनी जान खो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और उनमें से कई हजारों यूक्रेन देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। एक बार फिर से अगर आप इस मैप पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि साउथ और ईस्ट में रशियन फोर्सेस काफी सक्सेसफुल रही है अपने मिशंस में, लेकिन नॉर्दर्न जो पार्ट है यूक्रेन का, यूक्रेनियन फोर्सेस बड़ी बहादुरी से होल्ड ऑफ कर पा रही हैं। इस जंग के दौरान कुछ बड़ी ही हीरोइक कहानियां सुनने को मिली हैं, जैसे कि स्नेक आइलैंड पर, एक आइलैंड है यूक्रेन के साउथ में, जब रशियन फोर्सेस ने वहां पर ऑक्यूपाई किया तो 13 यूक्रेनियन सोल्जर्स ने पकड़े जाने के बाद भी सरेंडर करने से मना कर दिया, उल्टा गालियां देने लगे वो मुंह पर रशियन सोल्जर्स को, और वो शहीद हो गए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है कि 6 रशियन एयरक्राफ्ट्स, 2 हेलीकॉप्टर्स और 2 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं और 50 रशियन सोल्जर्स अपनी जान खो चुके हैं काउंटर अटैक में। यूक्रेन में देश भर में मार्शल लॉ को इंपोज कर दिया गया है, एक ऐसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी जहां पर लोगों की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया है टेम्पररली नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और पुलिस की जगह अब यूक्रेनियन सोल्जर्स रिस्पॉन्सिबल हैं लॉ को एनफोर्स करने के लिए। साथ ही साथ यूक्रेन ने कहा है कि जो भी आदमी 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में है वो देश छोड़कर नहीं जा सकता। अब सारे एबल बॉडीड मैन यहां पर जंग के लिए तैयार रहे। 10,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल्स सिविलियंस को दी जा रही हैं, आम जनता में बांटी जा रही हैं राइफल्स और हथियार, ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें और खुद से खड़े हो सके रशियन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। बाकी लोग यूक्रेन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शेल्टर ले रहे हैं। दृश्य कुछ ऐसे दिख रहे हैं वहां पर। We know that people are taking shelter in subways as they're really concerned about Russian bombing. I think what you're seeing in Ukraine now is a near total disruption of daily life. दूसरी तरफ एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज हुई रशिया में। हजारों लोग सड़कों पर आ गए सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, ये नारे लगाते हुए कि हमें जंग नहीं चाहिए, हम वॉर नहीं चाहते, पुतिन यहां पर एक वॉर मॉन्गर है। ये चीज सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशिया में बहुत से लोग हैं जो वॉर नहीं चाहते, लेकिन रशिया में प्रोटेस्ट करना ये बहुत ही बहादुरी की बात है, क्योंकि पुतिन बेसिकली एक डिक्टेटर है और जो भी लोग पुतिन के खिलाफ बोलते हैं वो जेल में जाते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें हजारों लोगों को अब डिटेन भी कर लिया गया है पुतिन के द्वारा। तो रशियन लोग जानते हैं कि यहां पर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि जो यहां पर इन्वेजन किया जा रहा है ये पुतिन अपनी मर्जी से कर रहा है, रशियन लोगों की मर्जी से नहीं। अपनी तरफ से पुतिन की जस्टिफिकेशन ये है कि वो यूक्रेन में डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन करने लग रहा है। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. पुतिन के अकॉर्डिंग यूक्रेन ने सेपरेटिस्ट एरियाज में एक जेनोसाइड किया है। अब इस बात में कितना सच है, ये चीज बिल्कुल भी सच नहीं है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो कहानी बताई वो जेलेंस्की के ग्रैंडफादर की थी, जो खुद लड़े थे नाजीज के खिलाफ। इनका परिवार खुद ज्यूइश है, ये खुद ज्यूइश है, तो पुतिन जब इन्हें नाजी कहते हैं उसमें कोई सेंस नहीं बनता। पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट अब दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक जो रशियन एम्बेसीज हैं उनके सामने जाकर लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। इजराइल में जो रशियन एम्बेसी है तेल अवीव में, वहां पर ढेरों लोग इकट्ठे हुए बैनर्स लेकर, पुतिन इज द न्यू हिटलर, स्टॉप पुतिन, स्टॉप वॉर। एनोनिमस हैकर ग्रुप जो है, बड़ा ही जाना माना हैकर ग्रुप है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो रशिया के खिलाफ अब एक साइबर वॉर छेड़ रहे हैं। कई रशियन वेबसाइट्स को उन्होंने डाउन कर दिया था, इंक्लूडिंग जो रशियन प्रोपेगेंडा चैनल है आरटी करके, उनकी वेबसाइट्स कई घंटों के लिए डाउन चली गई थी इनके हमलों के बाद। गैरी कास्परोव दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर्स हैं, रशियन है, रशिया में रहते हैं और पुतिन के खिलाफ क्रिटिसिज्म में काफी वोकल रहे हैं। 2007 में जेल में भी जा चुके थे पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करें, हथियार प्रोवाइड करें, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें और पुतिन की जो वॉर मशीन है उसे बैंकरप्ट करें। रशिया के फाइनेंसेस को फ्रीज कर दिया जाए और सीज कर दिया जाए। रशियन होते हुए ये सब कहने लग रहे हैं। खैर, अगर अभी की सिचुएशन पर वापस आए तो चेरनोबिल का जो एरिया है वो भी रशिया ने अब कब्जा लिया है, रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर आ चुका है। आपको याद ही होगा चेरनोबिल, वो फेमस एरिया जहां पर चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। तो जब रशियन ट्रूप्स यहां से मूव कर रहे थे, जो रेडियो एक्टिव डस्ट था
वो हवा में उड़ने लग गया, तो उससे जो रेडिएशन थी उस एरिया की, उसमें एक स्पाइक दिखी। इस एरिया को किसी भी बम धमाके से, मिसाइल हमले से बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर कोई बम गिराया जाएगा तो जो न्यूक्लियर मटेरियल अभी भी मौजूद है वहां पर, वो पूरे यूरोप में, रशिया में फैल जाएगा। इंडियंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एस्टिमेट था कि करीब 20,000 इंडियन नेशनल्स यूक्रेन में रहते थे। इनमें से करीब 4,000 लोग देश छोड़कर चले गए थे जब रशिया ने अनाउंस किया था कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेगा यूक्रेन पर। कुछ हफ्तों पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी यहां नोटिस आया था कि जो भी इंडियंस वहां रहने लग रहे हैं वो देश छोड़कर बाहर चले जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बाकी बचे हुए इंडियंस यूक्रेन में रहने लग रहे थे बहुत ही केयरलेस थे, इन्होंने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, इसकी वजह से अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है यहां पर। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने जब फ्लाइट्स बुक कराने की कोशिश करी थी तो फ्लाइट्स फुल हो गई थी, इन्हें ऑप्शन ही नहीं मिल पाया देश से बाहर जाने का। नतीजा ये कि 16,000 लोग, 16,000 इंडियंस आज के दिन अभी भी इस स्थिति में भी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि जो स्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड और हंगरी में इंडियन एम्बेसीज हैं, वहां से टीम्स आई हैं बाहर रेस्क्यू करने के लिए यूक्रेन बॉर्डर एरियाज पर, और बॉर्डर एरियाज पर मेकशिफ्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स भी सेटअप किए गए हैं इंडियन नेशनल्स के लिए। तो जो इंडियंस यहां पर बॉर्डर क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहते हैं वो एयर इंडिया की फ्लाइट ले सकते हैं रोमेनियन कैपिटल बुकारेस्ट से या फिर हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट से। यहां पर स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं इंडियन एम्बेसी के कीव में, जिसका इस्तेमाल आपके परिवार के लोग कर सकते हैं अगर वो इस स्थिति के बीच में फंसे हुए हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिखा है। ढेर सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस जरूर लगाई यूरोपियन देशों ने, यूएस ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है रशिया पर। उन इकोनॉमिक सैंक्शंस के डर में आकर रशिया ने अपना इन्वेजन यहां पर रोका नहीं है। इसलिए कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेटो को और यूएसए को कि वो यहां पर डायरेक्टली क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके। वो चाहें तो डायरेक्टली अपनी मिलिट्री भेज सकते हैं रशियन मिलिट्री के साथ खिलाफ फाइट करने के लिए। लेकिन दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट यहां पर यह है कि बाकी यूएस और यूरोपियन देश अपनी मिलिट्री के साथ दोबारा से इंटरफेयर नहीं करना चाहते किसी दूसरे देश की फाइट में, नहीं तो इससे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ जाता है। और यहां पर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि किसे सपोर्ट किया जाए, कौन सी साइड यहां पर सही है, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो मैं कई वीडियो से कहता आ रहा हूं कि आपकी सिंपैथी हमेशा आम आदमी के साथ होनी चाहिए, आम जनता के साथ होनी चाहिए, जो कॉमन लोग हैं, चाहे वो यूक्रेनियंस हो चाहे वो रशियंस हो। अपोज हमें यहां पर करना है जंग को, वॉर के अगेंस्ट होना चाहिए, हमें इनजस्टिस के अगेंस्ट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।